हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइनेप्स। आज हम साइनेप्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन साइनेप्स, जिसमें कि मैंने साइनेप्स का जो स्ट्रक्चर है, उनका क्लासिफिकेशन है और किस तरीके से साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है, इसके बारे में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो बेटर। सो लेट अस बिगिन। तो पहले हम एक बिल्कुल ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं साइनेप्स के बारे में। जो पहला न्यूरॉन है दैट इज द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। सेकंड न्यूरॉन इज द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर जो खास बात यह है कि इनके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है ना। नाउ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के साथ में बाइंड करते हैं। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम चैनल्स होते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर सोडियम चैनल्स होते हैं, है ना। तो जब हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो जो पहली प्रॉपर्टी है साइनेप्स की दैट इज द वन वे कंडक्शन, जिसको कि हम लॉ ऑफ फॉरवर्ड कंडक्शन बोलते हैं, है ना। नाउ एज यू कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड, फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। दैट मीन्स जो नर्व इम्पल्स है कभी भी इट ऑलवेज पासेज इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इम्पल्स पोस्ट से प्री की तरफ जाएगी, हमेशा प्री से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ जाएगी। बट हियर देर इज वन एक्सेप्शन, दैट इज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है इट इज बाय डायरेक्शनल, है ना, क्योंकि वहाँ पे गैप जंक्शंस पाए जाते हैं विच अलाउ द अप एंड डाउन फ्लो ऑफ नर्व इम्पल्स। नाउ इसका जो पर्पस है बेसिकली दैट इज फॉर ऑर्डरली कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स, है ना। तो ये जो पर्पस है दैट इज वन वे डायरेक्शन का जो फ्लो है, इसका कारण है कि जिससे सारे के सारे न्यूरॉन्स आपस में ऑर्डरली फैशन में वर्क कर सकें। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज द साइनेप्टिक डिले एंड दिस डिले इज ऑफ 0.5 मिली सेकेंड्स, है ना। तो डिले का मतलब होता है लैप्स, द टाइम लैप्स बिटवीन अराइवल ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द प्री टू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, है ना। तो जब इम्पल्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से यहाँ से जब इम्पल्स पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक आती है तो यहाँ पे एक थोड़ा सा टाइम लैप्स होता है, थोड़ा सा समय लेती है इम्पल्स। वो समय कितना है, 0.5 मिली सेकेंड का, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ साइनेप्टिक डिले। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि व्हेन द इम्पल्स कम फ्रॉम द प्री टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन देयर आर नंबर ऑफ चेंजेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस एट दिस पोजीशन, है ना। क्या क्या होता है, जब इम्पल्स आती है तो ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं जो कि अभी बंद हैं ये ओपन होते हैं, वेसिकल्स फ्यूज होकर पेरिफेरी पर आते हैं, देन इनमें से जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिलीज होता है ना। दिस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये रिसेप्टर के साथ में बाइंड करता है एंड देन सोडियम चैनल्स ओपन, है ना। तो इतना सारा जो कुछ भी प्रोसेस हो रहा है इट टेक्स सर्टन टाइम। इसीलिए जो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल साइनेप्स होता है इसके अंदर जो साइनेप्टिक डिले होता है इट इज़ फास्ट इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। देन यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आती है, जो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है इसमें लेस टाइम डिले होता है, क्योंकि मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स के अंदर सिर्फ एक साइनेप्स इन्वॉल्व होता है तो उतना टाइम लैप्स नहीं हो पाता। बट इफ द रिफ्लेक्स इज पॉलीसाइनेप्टिक विच इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ साइनेप्स तो इट इज़ वेरी क्लियर कि जो टाइम डिले होगा इट विल बी मोर। तो हमने ये देख लिया कि साइनेप्टिक डिले के अंदर बाइंडिंग ऑफ वेसिकल्स, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, डिफ्यूजन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर थ्रू द क्लेफ्ट एंड द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर विद रिसेप्टर्स, इन सब की वजह से देयर इज साइनेप्टिक डिले। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ साइनेप्स इज साइनेप्टिक फटीग। फटीग का मतलब होता है थकावट। When pre-synaptic neuron is repeatedly stimulated, है ना, यहाँ पे किस वर्ड को हमको फोकस करना है, repeatedly, है ना, again and again, there is decrease and finally disappearance of post-synaptic response। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इस pre-synaptic neuron को हमने एक स्टिमुलस दिया, फिर हमने दूसरा दिया, फिर हमने तीसरा दिया और अगेन एंड अगेन हम इस न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो पोस्ट साइनेप्टिक रिस्पॉन्स है जो कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के द्वारा देना है, पहले तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा एंड फाइनली देयर विल बी डिसअपियरेंस ऑफ द रिस्पॉन्स, यानी कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन रिस्पॉन्स को नहीं देगा।
है ना। तो इसका कारण क्या है, एग्जॉशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं। जब हम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को बार बार स्टिमुलेट करते हैं तो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं बार बार ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे जो सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं धीरे धीरे एग्जॉस्ट होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, जो इम्पल्स के आने का स्पीड ज़्यादा है और यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर का जो बनने की स्पीड है ये कम हो रही है ना। सो बिकॉज ऑफ द डिसबैलेंस बेसिकली क्या होता है कि जो पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है जितना होना चाहिए धीरे धीरे उतना नहीं हो पाता है ना। एंड इनएक्टिवेशन ऑफ द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, और धीरे धीरे ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो भी इनएक्टिव होने लगते हैं, जिसकी वजह से देयर इज सिनेप्टिक फटीग। देन द फोर्थ प्रॉपर्टी इज द सिनेप्टिक ब्लॉक। The chemical transmission or the nerve impulse can be blocked from pre to post synaptic membrane by synaptic blockers, है ना। कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जिसकी वजह से हम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर जो ट्रांसमिशन है इसको ब्लॉक किया जा सकता है। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल होता है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम पेशेंट को सर्जिकली ऑपरेट करने के पहले बेहोश करते हैं, है ना। तो हम जब बेहोश करते हैं तो उसमें हम बेसिकली कुछ ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को इनहिबिट करते हैं। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में हम इसको आरएस बोलते हैं। जो आरएस सिस्टम होता है ये हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि हमको अलर्ट और वेकफुल स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। व्हेन वी आर कॉन्शियस इट इज ड्यू टू द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, है ना। व्हेन दिस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इज इनहिबिटेड वी गो टू स्लीप, है ना। तो एनेस्थीसिया एक इस तरीके का प्रोसीजर है जिसमें कि हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को कुछ ड्रग्स के माध्यम से ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिससे कि जो कॉन्शियसनेस है थोड़ी देर के लिए ना हो और पेशेंट को पेन फील ना हो, है ना। तो जो ब्लॉकर्स इस तरीके के सिनेप्टिक ब्लॉक क्रिएट करते हैं उनको हम बोलते हैं सिनेप्टिक ब्लॉकर्स। एग्जाम्पल बीटा ब्लॉकर्स, टेटनस टॉक्सिन्स, हेक्सामेथोनियम एंड स्ट्राइकनिन। नाउ लेट अस स्टडी द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ सिनेप्स दैट इज सिनेप्टिक पोटेंशियल। ओके, अब ये जो सिनेप्टिक पोटेंशियल है इस बात पर निर्भर करता है कि सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये एक्साइटेटरी नेचर का है या इनहिबिटरी नेचर का है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी नेचर का है ना, सो इन दैट केस फॉर एग्जांपल इट इज एक्साइटेटरी दैट इज एसिटाइलकोलिन या फिर सीरोटोनिन, है ना। तो ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जब ये रिलीज होंगे तो ये क्या करेंगे, दे विल कॉज डीपोलराइजेशन एट द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं EPSP, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, है ना। और ये एक ग्रेडेड पोटेंशियल होता है, दिस इज अ ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल का मतलब क्या है कि एक लोकल एरिया पे डेवलप हुआ है ना। इट इज़ नॉट अभी पूरे के पूरे आगे ये ट्रांसमिट नहीं हुआ है, इट इज़ डेवलप्ड एट अ स्मॉल एरिया दैट इज द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड इफ दिस इज ऑफ एडिक्वेट स्ट्रेंथ, तो ये क्या करेगा, इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं EPSP। नाउ इफ द न्यूरोट्रांसमीटर इज फॉर एग्जांपल इनहिबिटरी, है ना, तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एग्जांपल गाबा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन को और नेगेटिव कर देगा, दैट मीन्स इट विल कॉज हाइपर पोलराइजेशन, है ना। और जब हाइपर पोलराइजेशन होगा तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा दैट इज IPSP, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। और इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल इट इज ऑल्सो अ ग्रेडेड पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल यानी कि इट इज डेवलप्ड एट अ स्मॉल प्लेस, एक लोकल एरिया में डेवलप हुआ है, एंड दिस पोटेंशियल विल इनहिबिट
द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यानी कि ये जो आगे है ये फर्दर कंडक्ट नहीं होगा, ट्रांसमिशन वहीं के वहीं रुक जाएगा, है ना। तो जो सिनेप्टिक पोटेंशियल के अंदर एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, इट अलाउज द सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, whereas the inhibitory post synaptic potential that is IPSP ये inhibit करता है synaptic transmission को. Okay. The next property of the synapse is synaptic facilitation. Facilitate करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ाना. तो ये जो synaptic facilitation है, it take place usually at the presynaptic neuron, है ना. अब इसमें होता क्या है? If the third neuron stimulate or excite the presynaptic neuron. Now in this diagram you can see ये जो पहला न्यूरॉन है ये है presynaptic neuron, दूसरा वाला है postsynaptic neuron. अब अगर कोई तीसरा न्यूरॉन आकर इस presynaptic neuron को स्टिमुलेट करता है, और ये स्टिमुलेट कब करेगा? व्हेन इट विल जनरेट द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, है ना. तो अगर ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करता है, और इन अदर वर्ड्स अगर ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनेप्टिक फैसिलिटेशन, है ना. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सिनेप्टिक फैसिलिटेशन. और इसकी उल्टी है दैट इज सिनेप्टिक इनहिबिशन, विच इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट को हम पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन भी बोलते हैं, जिसमें कि अगर जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनहिबिटरी नेचर का होगा तो इट विल कॉज हाइपरपोलराइजेशन एंड इट विल प्रोड्यूस इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, और इम्पल्स को ये आगे कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है. लेकिन इनडायरेक्ट को हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन. दैट मीन्स इफ द थर्ड न्यूरॉन ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है, इन अदर वर्ड्स ये इनहिबिट करता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को, इन दैट केस ऑल्सो इट विल नॉट रिजल्ट इन सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, है ना. तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन, ठीक है. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी. If repeatedly stimulated, some changes occur in synapse at the function, जो कि excitatory और inhibitory दोनों नेचर के हो सकते हैं, जो कि रिस्पॉन्स को स्ट्रेथन या फिर वीकन कर सकते हैं, है ना. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल हमको ड्राइविंग सीखना है. अब जब हम नए सिरे से किसी भी काम को करते हैं तो स्टार्टिंग में हमको जब उसके बारे में समझ नहीं होती है तो हमको बहुत दिक्कतों का सामना करना होता है ना. अब अगर हम ड्राइविंग की बात करें तो जब हम ड्राइव सीख रहे हैं तो हमको बेसिकली क्लच कब दबाना है इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, कब ब्रेक लगाना है, मिरर में कैसे देखना है, सामने रोड पे कैसे फोकस करना है. तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हम नए सिरे से सीखते हैं, है ना. लेकिन जब हम उसको रिपीटेडली करते हैं, अगेन एंड अगेन हम उस चीज़ को रिपीट करते हैं, हमारी प्रैक्टिस को हम और स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे ब्रेन के अंदर परमानेंट सिनेप्स का फॉर्मेशन हो जाता है. दैट इंफॉर्मेशन गोज टू योर सबकॉन्शियस. और अब आपको हर बार ध्यान नहीं रखना है ना कि आपको कब ब्रेक लगाना है, कब क्लच दबाना है. ये सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगती हैं क्योंकि परमानेंट कनेक्शंस आर एस्टैब्लिश्ड इन द सिनेप्स, है ना. अब अगर आप ड्राइविंग के साथ साथ में मान लीजिए आपको म्यूज़िक सुनना है ना, या फिर आप फॉर एग्जांपल मोबाइल पे बात करना है, वैसा करना नहीं चाहिए, ठीक है. लेकिन आप दूसरी तरफ भी फोकस कर पाते हैं बिकॉज आपको अब ड्राइविंग पे ध्यान नहीं देना है ना, वो तो कनेक्शंस आपके ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है. तो ये जो है बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड मेमोरी. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लॉ ऑफ कन्वर्जेंस. तो लॉ ऑफ कन्वर्जेंस के अकॉर्डिंग मेनी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स कन्वर्ज और टर्मिनेट एट वन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, है ना. तो यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं, अगर बहुत सारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पर टर्मिनेट करता है तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कन्वर्जेंस. और बिल्कुल इसका ऑपोजिट है लॉ ऑफ डाइवर्जेंस. डाइवर्ज करने का मतलब होता है बाइफरकेट होना, है ना. वन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन डाइवर्ज और टर्मिनेट एट मेनी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, है ना. तो अगर एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बहुत सारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनाता है तो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डाइवर्जेंस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सिनेप्स इज समेशन. समेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ इफेक्ट या फिर एडिशन, है ना. तो ये दो तरीके के होते हैं, स्पेशल समेशन एंड टेम्पोरल समेशन. स्पेशल समेशन का मतलब होता है साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन ऑफ मेनी प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स, है ना. जब हम बहुत सारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स को
साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट करते हैं, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ स्टिमुलेट करते हैं, तो हर न्यूरॉन अपना अपना ईपीएसपी जनरेट करेगा और जब इनको हम ऐड कर देंगे फाइनली इट विल रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज फ्यूजन ऑफ द ईपीएसपी, है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं समेशन ऑफ इफेक्ट। सेकेंड इज द टेम्पोरल समेशन। अब इसमें तो बहुत सारे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स थे, यहाँ पे सिर्फ एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, इट इज रिपीटेडली स्टिमुलेटेड। हम एक ही न्यूरॉन को बार बार रिपीटेडली स्टिमुलेट कर रहे हैं, it is resulting in the development of the action potential. Last property of synapse is occlusion. Now occlusion को हम एक डायग्राम से समझते हैं। A and B are the presynaptic neurons, X, Y and Z are the postsynaptic neurons. अब अगर हम A न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं then the response will be given by X and Y. और हम मान लेते हैं ये रिस्पॉन्स मान लीजिए 2 यूनिट्स है, ओके। अब अगर हम बी न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं तो रिस्पॉन्स विल बी गिवन बाय वाई एंड जेड। इसको भी हम 2 मान लेते हैं, 2 यूनिट्स। अब अगर हम ए और बी को अलग अलग कर रहे थे तो हमको कितना रिस्पॉन्स मिल रहा था, 2 + 2 यानी कि 4। बट if we stimulate A and B simultaneously, एक साथ, रिस्पॉन्स विल बी नॉट 4, इट विल बी 3। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये जो Y न्यूरॉन है, दिस Y इज कॉमन टू A एंड B, है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो Y का जो इफेक्ट है, द इफेक्ट ऑफ Y न्यूरॉन, इट इज ऑक्लूडेड। So that means the properties of synapse are synaptic delay, synaptic fatigue, synaptic block, synaptic potential, synaptic facilitation, synaptic inhibition, synaptic plasticity. Then there are 3 laws, that is law of forward conduction, law of convergence and law of divergence. And then there are 2 more properties, that is summation and occlusion. So I hope you understood this topic. Thanks for watching.